ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहां आपने और मैंने इनपुट डिवाइसेस को बेटा कंप्लीट करा तो हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस की काफ़ी एग्जांपल्स देखी थी, जैसे कि बार कोड रीडर्स हो गया, क्यूआर कोड स्कैनर्स हो गया। हम लोगों ने जो है वो कीबोर्ड, माउस, इन सब की एग्जांपल्स देखी थी और हम लोगों ने उन सबको काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करा था। अच्छा बेटा, आज जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग टच स्क्रीन्स को ज़रा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टच स्क्रीन्स होती क्या है, ठीक है। अब आइदर दे आर अ इनपुट डिवाइस और आर दे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब क्या ये आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का। देखो बेटा, इनपुट डिवाइसेस जो है ना, ओ सॉरी, हमारी जो टच स्क्रीन है ना, वो हमारे पास इनपुट डिवाइस के तौर पे भी काम कर सकती है और हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस और भी काम कर सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि बेटा इसकी यूजेज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इनपुट डिवाइस के तौर पे इसको किस तरह से काम करवाऊंगा, तो अगर मैं कोई सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं टच स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ किसी ऐप के ऊपर और मैं उस ऐप को ओपन करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं अपने टच के जरिए जो है ना कंप्यूटर को कोई ना कोई सिग्नल दे रहा हूँ या अपने लैपटॉप को या अपना आईपैड को कोई ना कोई सिग्नल दे रहा हूँ, तो बेसिकली जो मेरा टच स्क्रीन है ये अभी जो है ना वो एज एन इनपुट डिवाइस काम कर रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ वो उससे सिग्नल्स कंप्यूटर सिस्टम को दे रहा हूँ जिससे वो कोई ना कोई प्रोसेसिंग करेगा। लेकिन अगर बेटा मैं बात करूँ आपकी आउटपुट डिवाइस की कि भाई हम इसको आउटपुट डिवाइस के तौर पर किस तरह से काम करते हैं, तो बेटा हम लोग टच स्क्रीन से आउटपुट भी तो लेते हैं। जो डाटा कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो हमें टच स्क्रीन के जरिए जो है वो आउटपुट भी देगा। मतलब टच स्क्रीन हमारे लिए एक तरह का, ऐसे पहले मॉनिटर्स आते थे ना हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, तो हमारे पास आईपैड, हमारे मोबाइल, तो मॉनिटर्स क्या हो गए, हमारी टच स्क्रीन हो गई। तो हमारी टच स्क्रीन बेसिकली एक इनपुट डिवाइस के तौर पर भी काम हो सकती है, काम कर सकती है, और आउटपुट डिवाइस के तौर पर भी काम कर सकती है। बट यूजुअली हम लोग इसको इनपुट डिवाइस के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि हम लोग इससे पॉइंटिंग आउट कर रहे होते हैं, मतलब हम लोग सिलेक्शन कर रहे होते हैं, हम लोग आइकन्स को जो क्लिक कर रहे होते हैं, हम लोग कोई ना कोई अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग अपनी फिंगर से बेसिकली टचिंग कर रहे होते हैं। और जो फिंगर से टचिंग करते हैं हम लोग, तो ज़्यादा कंप्यूटर को कोई ना कोई कमांड देने के लिए होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो ये हमारी टच स्क्रीन है, इसको हम लोग नॉर्मली एक इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है ये जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। बोलता है टच स्क्रीन आर नाउ अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइस। जो हमें बात पता है कि अब जाहिर सी बात है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टच स्क्रीन ही इस्तेमाल हो रही है, सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस के तौर पर टच स्क्रीन इस्तेमाल हो रही है। बोलते दे अलाउ सिंपल टच सिलेक्शन फ्रॉम अ मेन्यू टू लॉन्च एन एप्लीकेशन। जैसे पहले क्या होता था, पहले हमारे पास जो लैपटॉप्स वगैरह होते थे, तो उसके ऊपर जो काम कर्सर करता था ना बेटा, वो हमारे पास टच स्क्रीन करती है वो काम। जो काम पहले हमारे पास कर्सर करता था, हम लोग ट्रैक पैड से उस कर्सर को कहीं जो है ना वो लेके जाते थे और फिर उसको डबल क्लिक करते थे और हमारे पास कोई ना कोई ऐप खुलती थी। तो अब वही सेम काम हमारे पास कौन कर रहा है, ये हमारी जो फिंगर है ना, ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइस बन गई है। तो हम लोग इस फिंगर के जरिए हम लोग इस टच स्क्रीन के ऊपर कहीं भी टच करते हैं, वो टच लोकेट होता है, वो काम जो है ना वो हमारा लैपटॉप या आईपैड या मोबाइल करता है, ठीक है। बोलते टच स्क्रीन अलाउ द यूजर टू कैरी आउट द सेम फंक्शंस एज दे वुड विद अ पॉइंटिंग डिवाइस सच एज अ माउस। बोलते ये वही काम कर रही है जो सारे माउस काम करता था। द थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन आर कैपेसिटिव, इंफ्रारेड एंड रेजिस्टिव सिस्टम। हमारे पास तीन तरह की बेटा टच स्क्रीन आती है। एक हमारे पास होती है कैपेसिटिव, दूसरा हमारे पास होती है इंफ्रारेड और तीसरी होती है हमारे पास रेजिस्टिव। तो ये तीन तरह टच स्क्रीन को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इसमें सबसे पहली जो हमारे पास टच स्क्रीन है बेटा, दैट इज कैपेसिटिव टच स्क्रीन, ठीक है, कैपेसिटिव, ठीक है। अब कैपेसिटिव में होता क्या है कि हमारे पास ना बेटा टच स्क्रीन के अंदर ये तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है। और होता क्या है कि अगर मैं एक एग्जांपल तुम्हें दिखाऊं ना, कि लेट्स से मेरे पास ये टच स्क्रीन है मेरी, ठीक है। अब होगा क्या कि इसके अंदर ना हर तरफ से बेटा करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। इस तरफ से भी करंट फ्लो कर रहा होगा, इस तरफ से भी करंट फ्लो कर रहा होगा, इस तरफ से भी करंट फ्लो कर रहा होगा, इस तरफ से भी करंट फ्लो कर रहा होगा, इस तरफ से भी कर रहा होगा, इस तरफ से भी कर रहा होगा, मतलब हर तरफ से ना बेटा इसके अंदर करंट ही करंट फ्लो कर रहा होगा। सो लेट्स एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि लेट्स से जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो 10 एम्पेयर्स करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस पूरी टच स्क्रीन के ऊपर 10 एम्पेयर्स का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक मिसाल ले रहा हूँ। अब जैसे ही कोई यूजर बेटा इस स्क्रीन के ऊपर कहीं भी टच करता है ना, लेट्स से मेरा यूजर जो है ना वो यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मेरा यूजर जो है ना वो टच करता है। तो यूजर इस पॉइंट के ऊपर बेटा टच करेगा ना, तो उसका करंट चेंज होगा। अब वो 10 एम्पेयर से उसका करंट कुछ ना कुछ चेंज हो गया, हो सकता है भाई 9 एम्पेयर हो जाए, हो सकता है 11 एम्पेयर हो जाए, ठीक है। तो जब भी यूजर क्लिक करेगा स्क्रीन के ऊपर, तो 10 एम्पेयर का जो करंट जो कांस्टेंट आ रहा था पूरी स्क्रीन के ऊपर, अब वो बेटा करंट जो है ना वो चेंज हो गया। अब यानी वो कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है वो करंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी, ठीक है। तो क्या होगा कि तुम्हारा करंट जो है चेंज करेगा। फिर हमारी टच स्क्रीन क्या करेगी, वो चेक करेगी कि भाई जहाँ से करंट चेंज हुआ है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, उस कोऑर्डिनेट्स को वर्कआउट करेगी और फिर माइक्रो प्रोसेसर तुम्हारे पास ना वो कोऑर्डिनेट्स वर्कआउट करने के बाद वो टच प्रोसेस कर देगा।
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, कि भाई चारों तरफ से जो ना तुम्हारे पास करंट फ्लो कर रहा था स्क्रीन के अंदर, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और जितना भी करंट फ्लो कर रहा था ना वो एक पैटर्न में फ्लो कर रहा था, और उसने 10 एम्पियर का करंट जो है वो स्क्रीन के ऊपर कांस्टेंट बनाया हुआ था। अब तुमने लेट्स से यहाँ पे टच करा, जब तुमने यहाँ पे टच करा तो तुम्हारा करंट चेंज हो गया, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या वर्कआउट करेगा कि भाई जहाँ से करंट चेंज हुआ, जहाँ पे टच हुआ होगा वहीं से करंट चेंज हुआ होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वो देखेगा भाई कहाँ से करंट चेंज हुआ है, जहाँ से करंट चेंज हुआ होगा उस वाले कोऑर्डिनेट्स को वर्कआउट करेगा, और फिर वहाँ पे तुम्हारा टच लोकेट कर देगा, यानी तुम्हारे पास वहाँ पे जो भी आइकन होगा, अभी जो भी ऐप होगी, उस वाली ऐप को जो ना वो क्लिक कर देगा, तुम्हारे सामने ओपन कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास बेटा कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो ना वो यूज होती है। बोलता है इट हैज अ कंडक्टिव लेयर वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज क्रिएटेड। बोलता है इसके अंदर क्या है, कंडक्टिव लेयर जहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी ये देखो करंट जो है ना ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। मुझे बोलता है करंट फ्लोज आउट फ्रॉम ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्रीन, चारों कॉर्नर से जो ना करंट फ्लो आउट करेगा, जो हम लोगों ने अभी देखा। When the finger या स्लैश स्टाइलस touches the screen, the current changes. जब फिंगर या फिर आपके पास स्टाइलस, जब आप स्टाइलस का मतलब है ये जैसे मेरे पास पेंसिल है, तो जब आपकी फिंगर या स्टाइलस इस तरह से आपको टच करेगा ना आपकी स्क्रीन को, तो क्या होगा, करंट चेंज होगा। और जैसे ही करंट चेंज होगा ना तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स वर्कआउट करेगा कि भाई वो टच कहाँ लोकेट हुआ था, मतलब वो टच कहाँ पे यूजर ने करा था जिसकी वजह से करंट चेंज हुआ था। तो ये हमारे पास कैपेसिटिव टच स्क्रीन का बेटा यूजेज था। अब हमारे पास दूसरी जो टच स्क्रीन है दैट इज इंफ्रारेड टच स्क्रीन। अब इंफ्रारेड में क्या होता है, इंफ्रारेड इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंफ्रारेड पहली तो बात समझने की बेटा, ह्यूमन बॉडी हमारी इंफ्रारेड वेव्स इमिट करती है। तुम लोगों ने कभी थर्मल चार्ट देखा हो तो तुम लोगों ने जैसे बहुत दफ़ा फुटबॉलर्स का आता है थर्मल चार्ट, कि भाई लेट्स से मेसी है, मेसी खेल रहा है, तो भाई वो मेसी जो ना वो अटैक पे ज़्यादा रहा या फिर लेफ्ट विंग पे ज़्यादा रहा या राइट विंग पे ज़्यादा रहा। ये एक चार्ट आता है थर्मल चार्ट, उसमें क्या होता है, वो बेसिकली थर्मल चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, मेसी की इंफ्रारेड वेव्स से, कि भाई मेसी की जो ना कितनी इंफ्रारेड वेव्स उसकी बॉडी ने इमिट करी थी। तो हमारी जो बॉडी है ना वो बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स इमिट करती है बेटा, ठीक है। अब वो एक इनविजिबल वेव होती है, ठीक है, इंफ्रारेड वेव। अब होता क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास इंफ्रारेड टच स्क्रीन होती है ना, ये टच स्क्रीन है इंफ्रारेड, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्या है कि टच स्क्रीन के 2 कॉर्नर्स के ऊपर ना, ये देखो ये तुम लोग को 2 कॉर्नर्स के ऊपर इंफ्रारेड ट्रांसमिटर्स दिख रहे होंगे, जो क्या कर रहे हैं बेसिकली कि इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। यू देखो ये वाले जो ये वाले जो ट्रांसमिटर्स है ना, ये इंफ्रारेड वेव्स इस तरह से ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ये वाले जो ट्रांसमिटर्स है वो इस तरह से इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सामने लगे हुए ना बेटा, इसके जो मैं अभी तुम्हारे पास ब्लू हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो तुम्हारे सामने लगे हुए हैं, ये जो है ना बेटा इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, जो कि बेसिकली इन ट्रांसमीटर से जो इंफ्रारेड वेव्स आ रही है ना उनको कैच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वाला जो ट्रांसमीटर जो वेव ट्रांसमिट कर रहा है, ये इसको ये वाला सेंसर कैच कर रहा है। ये वाला ट्रांसमीटर जो इंफ्रारेड वेव सेंड कर रहा है, ये वाला सेंसर जो है इसको कैच कर रहा है। ये वाला इंफ्रारेड ट्रांसमीटर जो इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिट कर रहा है, ये वाला सेंसर इसको कैच कर रहा है, ठीक है। और मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी इसी तरह से हो रहा है कि ये वाला ट्रांसमीटर जो वेव ट्रांसमिट कर रहा है वो ये कैच कर रहा है, ये वाला जो ट्रांसमिट कर रहा है वो ये कैच कर रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अक्रॉस द कॉर्नर्स एक कॉर्नर से जो है इंफ्रारेड ट्रांसमीटर वेव ट्रांसमिट कर रहा है, और दूसरे कॉर्नर के ऊपर जो इंफ्रारेड सेंसर जो है ना उस वेव को कैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफ्रारेड टच स्क्रीन जो इस तरह से काम करती है। अब लेट्स से तुमने जो है ना वो यहाँ पे जो है ना लेट्स से तुमने हाथ लगाया, ठीक है, यहाँ पे तो जो है ना तुमने टच करा। जब तुमने यहाँ पे टच करा तो जो ये वाली जो इंफ्रारेड वेव थी बेटा, ये तो ब्लॉक हो गई। तो जब ये ब्लॉक हो गई तो देखो इसका सेंसर फौरन से रेड हो गया। सेंसर क्यों रेड हो गया, क्योंकि भाई उसको ये बात पता चल गई कि भाई यहाँ पे जो है ना वो कोई ब्लॉकेज आई है। ब्लॉकेज आने की वजह से क्या हुआ कि जो वेव यूं आ रही थी अब वो नहीं आ रही मेरे पास, ठीक है। और इसी तरह से अगर तुम देखो तो तुमने अपना हाथ जब यहाँ पे रखा तो इसकी वजह से ये वाली वेव भी बेटा ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो इस वजह से देखो ये वाला सेंसर भी रेड हो गया। जब ये वाला सेंसर रेड हो गया तो इसकी वजह से इसको ये बात पता चली कि भाई ये वाला जो इंफ्रारेड ट्रांसमीटर था उसकी वेव भी ब्लॉक हुई है। तो इसका मतलब जहां पे दोनों इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स की वेव्स जहां पे ब्लॉक हुई थी, तो यहाँ पे देखो इंटरचेंज के ऊपर तुम्हें पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो ना वो एक्चुअली हमारा टच हुआ था। तो इस तरह से जो ना हमारा इंफ्रारेड जो टच स्क्रीन है ना वो हमारे पास क्या करती है कि वो जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स वर्कआउट करती है कि भाई कहाँ पे टच जो है ना वो बेसिकली हुआ था, और फिर तुम्हारे सामने जो भी आइकन होगा, जो भी ऐप होगी, उसका कोई भी जो बटन होगा वो तुम्हारा क्लिक हो जाएगा, तुम्हारे पास एक्शन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें पूछता है एग्जामिनर कि बताओ हाउ इंफ्रारेड टच स्क्रीन डिटेक्ट्स अ यूजर टच। एक यूजर का टच जो है ना वो इंफ्रारेड टच स्क्रीन किस तरह से डिटेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि इंफ्रारेड रेज आर सेंट अक्रॉस द स्क्रीन फ्रॉम द एजेस। जैसे हम लोगों ने देखा कि इंफ्रारेड ट्रांसमीटर क्या करते हैं कि भाई ट्रांसमिट करते हैं वेव्स। बोलता है सेंसर्स कैप्चर द बीम्स। जो हमारे पास सेंसर्स है ये वाले वो क्या करेंगे, बीम्स को कैप्चर करेंगे। फिर हम बताते हैं व्हेन एन इंफ्रारेड रे इज ब्रोकन बाय फिंगर ब्लॉकिंग अ बीम, कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू लोकेट द टच। जब तुम्हारी इंफ्रारेड रे ब्रेक होगी,
जब कोई भी अपनी जो है ना वो फिंगर रखेगा टच स्क्रीन के ऊपर तो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट जो है ना वो टच लोकेट कर लेंगे। तो इस तरह से बेटा हमारे पास इंफ्रारेड टच स्क्रीन जो है ना वो बेसिकली काम करती है। ठीक है, अब आती है हमारे पास बेटा थर्ड टच स्क्रीन, दैट इज रेजिस्टिव टच स्क्रीन। अब रेजिस्टिव टच स्क्रीन क्या होती है जरा हम लोग ये देखते हैं। देखो हमारे पास रेजिस्टिव टच स्क्रीन ना कुछ इस तरह की होती है। इसमें क्या होता है कि जब तुम अपनी फिंगर रखते हो ना इस टच स्क्रीन के ऊपर, तो क्या होता है कि जिसकी जो फर्स्ट लेयर जो होती है ना वो नीचे पुश होती है बॉटम लेयर के अंदर। जब भी तुम अपनी रेजिस्टिव टच स्क्रीन के ऊपर तुम जब फिंगर रखोगे तो वो क्या होगा, वो फिंगर जो है ना जो तुम्हारी फर्स्ट, बाहर ऐसा नहीं होता कि भाई तुम्हारी लेयर पूरी अंदर चली जाए, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे सामने। लेकिन नीचे क्या होता है कि स्क्रीन के अंदर जो बहुत सारी छोटी छोटी लेयर्स होती है ना वो क्या करती है, नीचे बॉटम पुश होती है। वो जैसी पुश होती है ना तो नीचे ना वो बॉटम लेयर को जो है ना वो अंदर पुश करती है। ऐसे देखो ये यहाँ पे ना तो मैं देख रहा होगा एक डायग्राम के अंदर कि इनकी लेयर्स के बीच में ना स्पेसर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, स्पेसर्स है। ठीक है, तो जैसे ही तुमने टच करा, तुमने जैसे यहाँ पे टच करा तो स्पेसर्स को जो ना पुश करा अंदर, और जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, जो हमारी सेकंड लेयर थी, उन दोनों ने नीचे टच करा, और दोनों जो रेजिस्टिव लेयर्स थी, देखो दोनों जो रेड रेजिस्टिव लेयर्स थी, दोनों आपस में देखो कॉन्टैक्ट में आ गई। यहाँ पे देखो ये आपस में क्या आ गई, कॉन्टैक्ट में आ गई यहाँ पे। तो जब ये कॉन्टैक्ट में आ गई तो जो है ना यहाँ पे हमारे पास टच लोकेट हो जाएगा। अब ये किस तरह से होगा जरा देखते हैं। मुझे बोलता है रेजिस्टिव टच स्क्रीन यूजेस मल्टीपल लेयर्स ऑफ मटेरियल दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक करंट्स। जाहिर सी बात है टच स्क्रीन है तो इलेक्ट्रिक करंट तो ट्रांसमिट करेगी। बोलता है व्हेन द टॉप लेयर इज टच स्क्रीन इज पुश्ड इनटू द बॉटम लेयर। जब हमारे पास टॉप लेयर टच होगी तो स्क्रीन बॉटम लेयर के अंदर पुश होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा और माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट्स वर्कआउट करेगा कि भाई टच लोकेट कहाँ हुआ था। तो बस सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पास जब भी टच स्क्रीन तुम टच करोगे तो एक तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि रेजिस्टिव में और कैपेसिटिव में फर्क क्या है। कैपेसिटिव में भी बेटा करंट चेंज हो रहा था, ठीक, करंट के चेंज होने से टच हो रहा था, और रेजिस्टिव में भी करंट के चेंज होने से टच हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है कि रेजिस्टिव के अंदर हमारे पास बहुत सारी लेयर्स हैं, और जब हम लोग फर्स्ट लेयर को टच करते हैं तो वो बॉटम लेयर के अंदर पुश होती है, जिसकी वजह से करंट चेंज होता है, और फिर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बेटा कोऑर्डिनेट्स वर्कआउट करता है कि टच एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये हमारे पास बेटा रेजिस्टिव टच स्क्रीन थी। इसकी नॉर्मली एग्जांपल थी कि हमारे पास कैपेसिटिव टच स्क्रीन है ना वो नॉर्मली हमारे पास मोबाइल फोन्स के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, मोबाइल फोन्स के अंदर इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये हमारे पास थोड़ी सी सेंसिटिव होती है और थोड़ी अच्छी होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड पुश नहीं करना पड़ता। ठीक है, वेराज जो हमारे पास इंफ्रारेड है ये भी हमारे पास पहले मोबाइल फोन्स के अंदर यूज होती थी, लेकिन अब इसको जो है ना थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर दिया। अब थोड़ी सी कंपनीज हमारे पास कैपेसिटिव की तरफ आ रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा आउटडेट हो गई। उसकी वजह ये है कि तुम लोग ये चीज़ देखो कि बेटा इसके अंदर इंफ्रारेड रेज इमिट हो रही थी। ठीक है, अब इंफ्रारेड रेज का मतलब ये था कि भाई अगर तुम्हारे पास मोबाइल जेब में भी पड़ा हुआ है तो जेब में पड़ा होने की वजह से भी ना कभी कभी ऐसा होता था कि इंफ्रारेड रे जो है ना वो ब्रेक होती थी और मोबाइल जो है ना खुद ब खुद टच हो रहा होता था, कॉलें लग रही हैं लोगों को, और मगर मोबाइल अनलॉक हुआ हुआ है तो ये एक छोटा सा मसला आता था। ठीक है, यह मतलब डस्ट वगैरह की वजह से भी ना इसकी एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट होता था। तो इस वजह से हमारे पास इंफ्रारेड जो टच स्क्रीन है ना वो थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई है, और अब उसकी जगह पे हमारे पास कैपेसिटिव जगह ले रही है। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास है रेजिस्टिव टच स्क्रीन। रेजिस्टिव टच स्क्रीन हमारे पास नॉर्मली एटीएम मशीन्स के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे हमें लोग को थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है। तुम देखो कि एटीएम मशीन इतनी ज़्यादा टच सेंसिटिव नहीं होती, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि हम फोन से टच करें वो टक करके हो जाए टच क्लिक। एटीएम मशीन्स के ऊपर थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, और ट्रेन टिकटिंग सिस्टम वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है टच स्क्रीन रेजिस्टिव। क्यों? क्योंकि भाई इसकी ना ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। ट्रेन टिकटिंग सिस्टम्स वगैरह के अंदर इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन वहाँ भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, बैंक्स में, एटीएम्स में, ट्रेन टिकटिंग सिस्टम के अंदर जहाँ पे पब्लिक यूज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग जरा बेटा प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर कि कैपेसिटिव के क्या फायदे और नुकसान है, इंफ्रारेड के क्या है, रेजिस्टिव के क्या है। तो सबसे पहले कैपेसिटिव हमारे पास, कैपेसिटिव के एडवांटेज क्या है कि भाई इट हैज़ गुड विजिबिलिटी इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट। इसका मतलब है कि भाई धूप में भी इसकी अच्छी विजिबिलिटी होगी, यानी मैं इसका आउटडोर डिस्प्लेस के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर बहुत ज़्यादा पब्लिक यूज़ नहीं है तो। ठीक है, दूसरा क्या है, वेरी ड्यूरेबल स्क्रीन दैट हैव हाई स्क्रैच रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि वे अच्छी स्क्रीन है जिसको जो है ना वो स्क्रैच रेजिस्टेंस हाई है। मतलब अगर मैं हाई एंड मोबाइल फ़ोन जैसे कि सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप मॉडल्स हैं या एप्पल के फ्लैगशिप मॉडल्स हैं तो उसके अंदर जो है ना वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन का यूज़ करेगा, क्योंकि एक तो स्क्रैचेस कम आते हैं उसके ऊपर, और दूसरा है कि भाई इसकी विजिबिलिटी इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट अच्छी है कि भाई अगर मैं आउटडोर अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ना ऐसा फील नहीं होगा कि यार मेरे मोबाइल की ब्राइटनेस कम है। ठीक है, थर्ड क्या है मेरे पास, प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव स्क्रीन्स अलाउ मल्टी टच। मल्टी टच का मतलब है कि भाई तुम्हारे पास दो फिंगर्स अगर एक साथ लग जाए, एक साथ क्लिक हो जाए तो वो दोनों टच प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, जैसे हम लोग जूम आउट जूम इन करते हैं तो हम लोग दो फिंगर्स को यूज़ करते हैं तो वो प्रोसेस कर लेता है उसको। दूसरा हमारे पास क्या बोलता है, डिसएडवांटेज क्या है, सरफेस कैपेसिटिव स्क्रीन्स ओनली वर्क विद बेयर फिंगर्स और स्पेशल स्टाइलस। अब इसका क्या मतलब है कि भाई अगर तुम्हारे हाथ में तुमने ग्लव्स पहने हुए हैं
तो वो ग्लव से टच डिटेक्ट नहीं करेगा। तो एक ड्रॉबैक ये हो गया इसका कि भाई तुम लोग को बेयर फिंगर्स का मतलब है कि अपनी उंगली के जरिए जो है ना इसको टच करना पड़ेगा, इसके अलावा जो है ना वो टच प्रोसेस नहीं करेगा। और दूसरा क्या है कि या तो तुम्हें कोई स्पेशल स्टाइलस चाहिए होगा जो कि उस मोबाइल के साथ कंपैटिबल हो, तभी तुम्हारी टच स्क्रीन जो है ना उसके ऊपर टच प्रोसेस करेगी। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास डिसएडवांटेज कि स्क्रीन विल शैटर ऑन इम्पैक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर मोबाइल फोन गिरेगा, स्क्रीन अगर गिरेगी तो वो टूट सकती है। बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी वो नहीं है कि भाई ड्यूरेबिलिटी उसकी इन सेंस ऑफ वो नहीं है कि भाई अगर गिरेगी तो मतलब ऐसा नहीं कि टूटेगी नहीं, ठीक है, या मतलब बर्दाश्त कर लेगी डैमेज को, वो जो है ना शैटर हो जाएगी ऑन इम्पैक्ट। ठीक है, नॉर्मली क्या होती है कि वो स्क्रीन जो है ना टूट जाती है हमारी। ठीक है, अच्छा, इंफ्रारेड में हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड का फायदा क्या है, इट अलाउज मल्टी टच फैसिलिटी। मल्टी टच फैसिलिटी का मतलब है कि भाई 2-3 टच एक साथ करोगे तो वो प्रोसेस कर लेगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है भाई, दूसरा हमारे पास है कि इट हैज़ गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी। गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है, गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई वो जो है ना स्क्रीन लंबे अरसे तक चल जाती है। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी उसकी अच्छी है। थर्ड हमारे पास क्या है, ऑपरेबिलिटी इजंट अफेक्टेड बाय अ क्रैक्ड और स्क्रैच स्क्रीन। इसका मतलब ये कि भाई बहुत दफ़ा तुम लोगों ने देखा होगा कि यार जब फ़ोन की स्क्रीन जब क्रैक्स आ जाते हैं तो कभी कभी वो ख़राब टच करना शुरू हो जाती है। तो लेकिन इंफ्रारेड का फ़ायदा ही कि भाई अगर स्क्रीन थोड़ी सी क्रैक हो जाए या डैमेज हो जाए तो उसकी ऑपरेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई फालतू टच हो रहे होंगे उसके ऊपर, या मतलब तुम टच करोगे तो काम ना करे, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, वेयर ऑन दी अदर हैंड डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, द स्क्रीन कैन बी सेंसिटिव टू डस्ट एंड डर्ट। इसका मतलब क्या है, भी मैंने तुम लोग को बात बताया कि भाई इसको हम लोग इसलिए यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि अगर थोड़ी सी डस्ट आ जाती है, डर्ट आ जाती है, तो फिर इसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। दूसरा हमारे पास क्या, इट इज पॉसिबल फॉर एक्सीडेंटल एक्टिवेशन टू टेक प्लेस इफ इंफ्रारेड बीम्स आर डिस्टर्ब। इसका क्या मतलब है भाई, अभी मैं तुम लोग को एक बात बताई कि भाई अगर हमारे पास लेट्स से मोबाइल के अंदर फ़ोन बोल रहा हूँ, जेब के अंदर हमारे पास अगर फ़ोन पड़ा हुआ है, हमारी पॉकेट्स के अंदर पड़ा हुआ है फ़ोन, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि अगर फ़ोन अनलॉक हुआ हुआ है तो भाई वो एक्सीडेंटल एक्टिवेशन टेक प्लेस करी थी। तो एक्सीडेंटल एक्टिवेशन का क्या मतलब है कि भाई खुद से डर आउट टच हो रहे हैं स्क्रीन, खुद से कॉलें लग रही है, मैसेजेस जा रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। तो वो क्या होता था कि इंफ्रारेड रेज ब्लॉक हो रही होती थी उसकी, और जिसकी वजह से जो है ना वो टच लोकेट कर रहा होता था। तो ये हमारे पास मसला था। थर्ड हमारे पास क्या है, समटाइम्स सेंसिटिव टू लाइट इंटरफेरेंस। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बात करी कि भाई इंफ्रारेड टच स्क्रीन क्या करती है, बेसिकली इंफ्रारेड रेज इमिट करती है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि भाई लाइट सोर्स से भी कोई इंफ्रारेड रे अगर आ गई तो भाई वो रे भी जो है ना ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी। अगर वो रे ब्लॉक हो गई तो इसकी वजह से भी टच लोकेट कर देता है वो। तो ये जो है ना थोड़ा सा हमारे पास मसला है। ठीक है, अब हमारे पास रेजिस्टिव आता है। रेजिस्टिव का हमारे पास एडवांटेज क्या है, गुड रेजिस्टेंस टू डस्ट एंड वाटर। तो रेजिस्टिव से तुम लोग रेजिस्टेंस याद कर सकते हो कि भाई इसकी रेजिस्टेंस टू डस्ट एंड वाटर अच्छी है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर तुम लोगों को कोई ट्रेन टिकटिंग सिस्टम है या एयरपोर्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक यूज़ है, तो तुम वहाँ पे जो है या कोई फीडबैक वाला कोई सिस्टम है जहाँ पे कोई होटल है जहाँ पे कोई फीडबैक लेने के लिए उसने लगाया हुआ है अपनी कोई स्क्रीन लगाई हुई, तो वहाँ पे जो है ना वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन अच्छी यूज़ हो सकती है। क्यों, क्योंकि बेटा इसकी डस्ट एंड डर्ट से और डस्ट और वाटर से जो है ना उसकी रेजिस्टेंस अच्छी है। इसका मतलब क्या है कि अगर लोगों के हाथ थोड़े से गीले भी हैं, अगर थोड़े से हाथ जो है ना वो भी हैं मिट्टी वाले भी हैं, तो वो जो है ना इतना मसला नहीं होगा कि वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, इट कैन बी यूज्ड विद बेयर फिंगर्स, स्टाइलस एंड ग्लव्ड हैंड। इसका क्या मतलब है कि इसको हम लोग अपनी नॉर्मल फिंगर से भी चला सकते हैं, स्टाइलस से भी चला सकते हैं। स्टाइलस का मतलब ऐसा कि एप्पल पेंसिल से भी चला सकते हैं, और क्या है भाई हम लोग इसको ग्लव्स के अंदर भी चला सकते हैं। तो ये अच्छा साइन है ना कि भाई अगर कोई आउटडोर तुम्हें यूज़ करना है तो तुम अगर अपने ग्लव्स के साथ इसको इस्तेमाल करो तो भाई तुम्हें ग्लव्स उतारने नहीं पड़ेंगे, जिस बंदे को भी तुम्हें यूज़ करवानी हो टच स्क्रीन, तो उसको जो है ना वो अपनी कन्वीनियंस नहीं छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, इन एक्सपेंसिव एंड चीप टू मैन्युफैक्चर। इन एक्सपेंसिव और चीप टू मैन्युफैक्चर इसलिए क्योंकि भाई सस्ती टच स्क्रीन है। ठीक है, तो सस्ती टच स्क्रीन है तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं इन एक्सपेंसिव। अच्छा, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, लो टच सेंसिटिविटी। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस करना पड़ता है इसके ऊपर, जैसे हम लोग ATM मशीन के ऊपर देखते हैं कि थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है इसको हार्ड, ठीक है, ताकि इसकी फ्रंट लेयर बॉटम लेयर के अंदर पुश हो। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने ये देखा है बहुत दफ़ा कि भाई कोई आउटडोर सिस्टम्स होते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग को अगर कोई स्क्रीन लगी हुई है, अगर रेजिस्टिव टच स्क्रीन का यूज़ करिए तो थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है। थर्ड क्या है, इट डजेंट सपोर्ट मल्टी टच फैसिलिटी। मल्टी टच फैसिलिटी का मतलब क्या है कि भाई 2 टच एक साथ करोगे तो वो लोकेट नहीं कर पाएगा। बोलता है पुअर विजिबिलिटी इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट। पुअर विजिबिलिटी इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट का मतलब है कि तुम लोगों ने ATM देखे होंगे, नॉर्मली वो क्या होता है कि भाई एक दरवाज़ा होता है उसके अंदर, मतलब बैंक के अंदर ही सेल्फ होता है ATM, तो उसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ट्रेन टिकटिंग सिस्टम वगैरह पे यूज़ करना है तो भाई मैं आउटडोर तो यूज़ नहीं कर सकता, मेरी कोई ना कोई ऑफिस होनी चाहिए जिसके अंदर आके बंदा जो है ना वो टिकट बुक करे, तो उसके ऊपर काम चल सकता है हमारा। फिर बोलता है वल्नरेबल टू स्क्रैचेस ऑन द स्क्रीन विच इज़ मेड ऑफ पॉलीमर। तो इसका मसला ये कि भाई ये जो है ना स्क्रैचेस